हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रेन मास्टर पर। आज हम लोग एक ऐसे युद्ध के बारे में जानेंगे जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में नींव रखने का मौका दिया। यह कहानी भारतीय इतिहास का एक ऐसा महत्वपूर्ण पल है जहां ब्रिटिश साम्राज्य और भारतीय शासन संप्रदाय के बीच टकराव हुआ। आज हम बात करेंगे प्लासी के युद्ध की। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के संघर्ष का परिणाम था। सन 1757 में अपनी कूटनीति और विश्वासघात से प्लासी का युद्ध जीतकर ही अंग्रेजों ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी और उसके बाद करीब 190 सालों तक यहां राज किया। इस युद्ध के अत्यंत महत्वपूर्ण तथा स्थायी परिणाम निकले। 1757 ईस्वी में हुआ प्लासी का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसने भारत में अंग्रेजों की सत्ता की पूर्णता स्थापना कर दी। वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद से करीब 20 मील दक्षिण की ओर और कोलकाता से करीब 100 मील दूर भागीरथी नदी के किनारे पलाश के पेड़ों का एक छोटा सा जंगल हुआ करता था। यह जंगल लाल रंग के फूलों से भरा होता था। कहा जाता है कि फरवरी के मौसम में पलाश के पेड़ों में फूल आते थे और यहाँ के लोग इन्हीं फूलों से रंग बनाकर होली खेला करते थे। लेकिन 23 जून 1757 दिन बृहस्पतिवार को यहां एक ऐसी खून भरी होली खेली गई जिसने भारत को सदियों के लिए गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। इस युद्ध में एक ओर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना थी तो दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी जिसका नेतृत्व मिलिट्री जनरल रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। इस युद्ध में सिराजुद्दौला के पास जहां 40 से 45 हजार सैनिक थे तो वहीं अंग्रेजों के पास सिर्फ 3 से 4 हजार सैनिकों की ताकत थी। बंगाल के नवाब के पास जहां 50 तोपें थीं तो वहीं अंग्रेजों के पास सिर्फ 12। लेकिन इस एक तरफा नजर आने वाले युद्ध में बंगाल की सेना के 500 सैनिक मारे गए थे जबकि अंग्रेजों के सिर्फ 27 जवानों की जान गई थी। और यह सब हुआ था एक धोखे की वजह से। वह धोखा जो एक राजा को उसके अपने सेनापति ने दिया था। तो चलिए इस युद्ध के बारे में थोड़ा और जानते हैं। अलीवर्दी खान जो पहले बिहार का नायाब निजाम था, उसने औरंगजेब की मृत्यु के बाद आई राजनीतिक उठापटक का भरपूर लाभ उठाया। उसने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली। वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने बंगाल के तत्कालीन नवाब सरफराज खान को युद्ध में हराकर मार डाला और स्वयं नवाब बन गया। 9 अप्रैल 1756 को अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। अलीवर्दी खां की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसकी मृत्यु के बाद अगला नवाब कौन होगा, इसके लिए कुछ लोगों में उत्तराधिकार के लिए षड्यंत्र शुरू हो गए। पर अलीवर्दी खान ने अपने जीवन काल में ही अपनी सबसे छोटी बेटी के पुत्र सिराजुद्दौला को उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था। अंततः वही हुआ। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला भले ही नवाब बन गया था पर उसे कई विरोधियों का सामना करना पड़ा। उसकी सबसे बड़ी विरोधी और प्रतिद्वंदी उसके परिवार से ही थी और वह थी उसकी मौसी घसीटी बेगम। घसीटी बेगम का पुत्र शौकतगंज जो स्वयं पूर्णिया का शासक था, उसने अपने दीवान अमीन चंद और मित्र जगत सेठ के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को परास्त करने का सपना देखा। मगर सिराजुद्दौला पहले से ही सावधान हो चुका था। उसने सबसे पहले घसीटी बेगम को कैद किया और उसका सारा धन जब्त कर लिया। इससे शौकतगंज भयभीत हो गया और उसने सिराजुद्दौला के प्रति वफादार रहने का वचन दिया। पर सिराजुद्दौला ने बाद में उसे युद्ध में हराकर मार डाला। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी स्थिति मजबूत कर चुकी थी। दक्षिण में फ्रांसीसियों को हराकर अंग्रेजों के हौसले बुलंद हो चुके थे। मगर अंग्रेज बंगाल में भी अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे। पर अलीवर्दी खान ने पहले से ही सिराजुद्दौला को सलाह दे दी थी कि किसी भी हालत में अंग्रेजों का दखल बंगाल में नहीं होना चाहिए। इसलिए सिराजुद्दौला भी अंग्रेजों को लेकर सचेत था। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को फोर्ट विलियम किले को नष्ट करने का आदेश दिया, जिसको अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। गुस्साए नवाब ने मई 1756 में अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया और 20 जून 1756 में कासिम बाजार पर नवाब का अधिकार हो गया। उसके बाद सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर भी अपना अधिकार कर लिया। कलकत्ता में बची खुची अंग्रेजों की सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। अनेक अंग्रेजों को बंदी बनाकर
और मानिकचंद के जिम्मे कलकत्ता का भार सौंपकर नवाब अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद लौट आया। ऐसी ही स्थिति में काली कोठरी की दुर्घटना, द ब्लैक होल ट्रेजेडी घटी, जिसने अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के संबंध को और भी कटु बना दिया। कहा जाता है कि 140 अंग्रेजों, जिनमें उनकी स्त्री और बच्चे भी थे, को फोर्ट विलियम के एक कोठरी में बंद कर दिया गया था। इसमें दम घुटने से कई लोगों की मौत हो गई थी। जब इस घटना की खबर मद्रास पहुंची तो अंग्रेज बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने सिराजुद्दौला से बदला लेने की ठान ली। शीघ्र ही मद्रास से क्लाइव और वॉटसन थल सेना लेकर कलकत्ता की ओर बढ़े और नवाब के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया। परिणाम स्वरूप मानिकचंद ने बिना किसी प्रतिरोध के कलकत्ता को अंग्रेजों को सौंप दिया। बाद में अंग्रेजों ने हुगली पर भी अधिकार कर लिया। ऐसी स्थिति में बाध्य होकर नवाब को अंग्रेजों से समझौता करना पड़ा। 9 फरवरी 1757 को क्लाइव ने नवाब के साथ एक संधि की, जिसके अनुसार मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेजों को दी गई सारी सुविधाएं वापस मिल जानी चाहिए। नवाब को लाचार होकर अंग्रेजों को सारी जब्त फैक्ट्रियां और संपत्तियां लौटाने के लिए बाध्य होना पड़ा। कंपनी को नवाब की तरफ से हर्जाने की रकम भी मिली। नवाब अंदर ही अंदर बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। अंग्रेज संधि से भी संतुष्ट नहीं हुए। वे सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाकर किसी वफादार नवाब को बिठाना चाहते थे, जो उनके कहे अनुसार काम करे और उनके काम में रोड़ा ना डालें। इसी सिलसिले में कुछ महीनों बाद 23 जून 1757 को एक जंग शुरू होती है, जिसमें उस वक्त बंगाल के नवाब रहे सिराजुद्दौला अपने प्रधान सेनापति मीर जाफर, 3 सेनापति यार लुत्फ खान, राजा दुर्लभ राज और मीर मदन के साथ जंग के मैदान में कूद पड़े थे। नवाब की सेना में सबसे आगे तोपों को रखा गया था। उसके बाद करीब 4000 घुड़सवार और 6000 पैदल सैनिकों के साथ सेनापति मीर मदन तैनात थे। बाकी के 2 सेनापतियों और आधे से ज्यादा करीब 35,000 सैनिकों के साथ प्रधान सेनापति मीर जाफर खड़ा था। सुबह 8 बजे युद्ध का बिगुल बजता है और शुरू होती है जंग। इस जंग में नवाब की ओर से पहले गोला दागा गया। इसके बाद जवाबी कार्यवाही में अंग्रेजों की ओर से भी गोले छोड़े गए। शुरुआती दौर में नवाब की सेना अंग्रेजों पर हावी रही। इस वक्त तक नवाब की सेना से सिर्फ सेनापति मीर मदन के कमान वाली सेना ने ही मोर्चा संभाल रखा था। बाकी की सेना तो मीर जाफर के आदेश का इंतजार कर रही थी। 3 घंटे तक ऐसे ही युद्ध चलता रहा, लेकिन 3 घंटे बाद तेज बारिश होनी शुरू हो गई। पहले से ही बारिश वाले इलाकों में युद्ध लड़ चुके क्लाइव ने फौरन गोला बारूद को ढकने का आदेश दिया, लेकिन एक अनुभवहीन नवाब और उसके लापरवाह सेनापतियों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसके बाद महज 1 घंटे की बारिश में ही नवाब के सारे गोला बारूद बर्बाद हो गए। बारिश रुकने के बाद फिर से युद्ध शुरू हुआ और यही वक्त युद्ध के लिए निर्णायक भी साबित हुआ। बारिश के रुकते ही सेनापति मीर मदन ने बिना स्थिति को समझे अपने घुड़सवारों को अंग्रेजों पर हमला करने का आदेश दे दिया। ऐसे में अंग्रेजों ने तोपों से गोले दागने शुरू कर दिए, जो नवाब की सेना पर कहर बनकर टूट पड़े। इसी हमले में सेनापति मीर मदन को भी जान गंवानी पड़ी। कहते हैं कि मीर मदन की मौत से सिराजुद्दौला को बड़ा धक्का लगा, जिसके बाद उन्होंने मीर जाफर के कदमों में अपनी पगड़ी रख दी और कहा कि इस पगड़ी की लाज तुम्हारे हाथों में है। उस वक्त मीर जाफर ने नवाब सिराजुद्दौला को भरोसा तो दिलाया, लेकिन विश्वासघात का गंदा खेल भी खेल गया। मीर जाफर ने क्लाइव को यह संदेश भिजवा दिया कि यह सही मौका है, हमला कर दो। उस वक्त तक नवाब सिराजुद्दौला को मीर जाफर की गद्दारी का पता लग चुका था। उसे यह मालूम पड़ चुका था कि उसकी एक बड़ी सेना ने भी उससे गद्दारी की है। ऐसे में अकेला सिराजुद्दौला भला क्या करता। अपने 2000 विश्वासपात्र सैनिकों के साथ सिराजुद्दौला वहां से निकल गया। फिर बिना राजा के सेना क्या करती। शाम होते होते नदी किनारे खून से सनी जमीन पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जीत का परचम लहरा दिया। दरअसल देखा जाए तो प्लासी की लड़ाई एक अनुभवहीन नायक, लापरवाह सेना नायक, धोखेबाज सेनापति और चालाक अंग्रेजों की कहानी है। इतिहासकार बताते हैं कि प्लासी की लड़ाई खत्म होने के कुछ दिनों बाद
नवाब को भी पकड़ लिया गया और 2 जुलाई को सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। इसके बाद अगले दिन सिराजुद्दौला के कटे हुए सर को हाथी पर रखकर मुर्शिदाबाद की गलियों में घुमाया गया था। कुछ इस तरह से ही प्लासी की लड़ाई लड़ी गई और अंग्रेजों ने भारत पर कब्जे की शुरुआत की और यहीं से दौर शुरू हुआ भारत पर अंग्रेजी हुकूमत का। तो दोस्तों, ये थी भारत की वह सच्ची घटना जो किसी भी भारतीय का खून खौला दे। इतिहास से जुड़ी ऐसी ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।